अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। आज हमारा जिस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ना है, एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को और साथ ही साथ हम हाइड्रेशन एनर्जीज़ को देखेंगे। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के हवाले से हम लोग ये जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक होगी बात। नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के हवाले से हमारे पास जो एलिमेंट्स में कंपैरिजन है वो ये है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। नॉन मेटल नॉन कंडक्टर्स होते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स जो होती हैं। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को बेटा हम जो प्रॉपर डिफ़ाइन करते हैं वो दो बातों से करते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड लैटिस। लैटिस में क्या, लैटिस से मुराद एक टेक्निकल टर्म है, यानी उस सॉलिड में कह लें आप, उस सॉलिड में, उस सब्सटेंस में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कि नहीं है। और लैटिस टर्म बेटा आप लोगों ने जो है वो सॉलिड स्टेट को अगर पढ़ा हुआ है तो लैटिस से मुराद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए लैटिस टर्म यूज़ होती है। तो सॉलिड लैटिस जो है, क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि एमॉर्फस सॉलिड के लिए सर्टनली हम लैटिस टर्म यूज़ नहीं करते। लैटिस टर्म यूज़ होती है उन सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए जिन्हें क्रिस्टलाइन कहते हैं, जिनमें पार्टिकल 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, उनके लिए हम टर्म सॉलिड लैटिस यूज़ करते हैं। तो उस सॉलिड में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ है ईज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस। relative ease of free movement of electron in solid lattice। तो यहाँ से ट्रेंड जस्टिफाई होगा, क्योंकि सॉलिड लैटिसेस के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद तो होंगे, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर पा रहे हैं उसके अंदर आसानी से, या जो कैटाइंस होते हैं मेटल के वो दरम्यान में रेजिस्टेंस तो नहीं क्रिएट करते, उनकी वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में हिंड्रेंस ज़्यादा तो नहीं होती, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बेटा रिलेटिव कंडक्टिविटी उस एलिमेंट की ज़्यादा बेहतर होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मूव करने में रेजिस्टेंस कम से कम होगी। तो तमाम मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उनकी मूवमेंट किस के अंदर सबसे अच्छी है। मिसाल के तौर पर सबसे अच्छी मूवमेंट बेटा कॉइनेज मेटल्स की ली जाती है, ग्रुप 1B वालों की। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कॉइनेज मेटल है बेटा, इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बेस्ट होती है। सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होती है वो कॉइनेज मेटल्स की होती है। अब ये ग्रुप 1B के अंदर हैं। नॉर्मली बेटा अगर इनका देखा जाए ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अगर देखा जाए ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में बेटा अगर इनका नॉर्मली ट्रेंड देखा जाए तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2B वाली मेटल्स होती हैं, 1A और 2A। बेटा ये नॉर्मली ये मेटल्स हैं, सारे एलिमेंट ही मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसी तरह अगर हम ग्रुप 4 को और 5 को देखें तो ग्रुप 4 में ऊपर कार्बन है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम है, फिर टिन और फिर लेड है,
तो इनमें भी अगर हम जर्नली देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस अच्छी हो रही है। क्यों? ये नॉन मेटल है, ये सेमीकंडक्टर मेटलॉइड है, इस नॉन मेटल तो बिल्कुल ही कंडक्टर नहीं होगा, सेमी मेटल कंडक्टर होगा। जर्मेनियम, टिन और लेड जो है ये मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन बेटा पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1A और 2A वाली मेटल्स हैं, फिर दरमियान में नॉन मेटल्स भी आ जाती हैं। ग्रुप 1 भी पीरियोडिक टेबल में कितनी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के अतबार से ग्रुप 1A सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। आपको पता होगा कॉपर वायर्स होती हैं घरों में, जो वायरिंग हुई होती है, तारें जो होती हैं, इंसुलेटेड वायर्स जो होती हैं, वो कॉपर उनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम ये ग्रुप की तरतीब से लगे हुए, ग्रुप 1B में ऊपर कॉपर है, नीचे सिल्वर है और नीचे गोल्ड है। अब अगर उस ट्रेंड के हिसाब से हम ये समझें कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये गलत बात है। कॉपर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो 100% कंसीडर होती है, जबकि सिल्वर 105% है और गोल्ड जो है वो 70% है। अब कोई फिक्स ट्रेंड ना हुआ, ठीक है। अगर आप देखें तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कॉइनेज वाले मेटल्स में, और कॉइनेज मेटल्स में सबसे अच्छी कंडक्टेंस जो होती है वो सिल्वर की होती है। कॉपर से भी अच्छी कंडक्टेंस होती है, लेकिन सर्टनली सिल्वर जो है वो उसकी कास्ट ज़्यादा पड़ती है कॉपर के मुकाबले में, तो इतना ज़्यादा कंडक्टिविटी का भी फ़र्क भी कोई नहीं है। तो गोल्ड तो खैर बहुत ही महंगी चीज़ है, गोल्ड की कंडक्टिविटी भी वैसे भी कॉपर से कम है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर वायर्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। याद रहे जो हम सिल्वर कहते हैं जी, सिल्वर वायर, वो सिल्वर नहीं होती बेटा, वो ब्लेंडेड वायर होती है, वो सिल्वर नहीं होती कि इस तार के अंदर सिल्वर मौजूद है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं है, वो सिल्वर नहीं होती, वो कॉपर ही होता है, वो ब्लेंडेड होता है, जिसे आम ज़ुबान में सीसी का चाइना कॉपर बोलते हैं। तो वो ब्लेंडेड होती है कॉपर, और उसमें सिल्वर नहीं मौजूद होता। तो प्योर कॉपर अगर मौजूद हो तो प्योर कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर कतई तौर पे वायर्स में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि महंगी है, कॉपर से ज़्यादा महंगी है, और गोल्ड तो खैर है ही बहुत महंगा। अब पीरियोडिक टेबल बेटा अगर लेफ़्ट से राइट जाएं, अगर हम, ये तो मैंने ग्रुप्स के बारे में कुछ बात कर दी कि पहले और दूसरे ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेटेलिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स के ग्रुप्स देखें जिनमें नीचे मेटल्स मौजूद हैं, तो डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं मेटेलिक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। तो लेकिन पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। अभी मैं आपको कार्बन की एग्जांपल दे रहा हूँ। कार्बन का एक एलोट्रॉप जो है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखें, हम कहते हैं जी मेटल्स कंडक्टर होती हैं और नॉन मेटल जो होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं, लेकिन कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन उसकी लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक होगी बात। तो ये बेटा हमारे पास, लेकिन क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेटल्स मेटेलिक करैक्टर नॉन मेटेलिक करैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाले इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं, राइट साइड वाले जो हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं हैं। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के हवाले से बेटा थोड़ी सी डिस्कशन थी। उसके बाद हमारी दूसरी आज की जो बात है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी से मुराद ही होता है कि जब कोई सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, हाइड्रेट किया जाता है, तो उसकी हाइड्रेशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक होगी बात। अब बेटा यहाँ पे एक बात जहन में रहे कि हाइड्रेशन एक जर्नल टर्म है, ठीक है। इसमें आगे दो मरहले होते हैं, ये थोड़ी सी पहले बात आप समझ लें। मसलन नमक को जब हम पानी में हल करेंगे तो हम कहेंगे नमक पानी में हल हो रहा है, ये हाइड्रेशन है। लेकिन इस हाइड्रेशन में दो काम है। पहला काम वो होता है कि जब नमक पानी में हल होता है तो पानी के मालिक्यूल इन्हें सराउंड कर लेते हैं और सोडियम आइंस पानी में अलहदा हो जाते हैं और क्लोराइड आइंस पानी में अलहदा हो जाते हैं। ये एंडोथर्मिक चेंज होती है, क्योंकि इनके दरमियान की फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ता है और उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन बेटा जब ये आयन अलग-अलग हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, दिस इज़ सेकंड फेज़। ये सेकंड फेज़ होगी।
ठीक होगी बात। और इस सेकंड फेज़ में जब सोडियम आयंस पानी के साथ इंटरेक्शन डेवलप करके पानी में मसलन ये मैं सोडियम और क्लोराइड को भी एक्वस नहीं लिखता, सोडियम आयन पानी के साथ मिलके सोडियम एक्वस यानी मुकम्मल पानी में डिज़ोल्व, दिस इज़ एक्चुअली हाइड्रेशन स्टेप। ये हाइड्रेशन का वो स्टेप है। और इसमें क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही होती हैं तो ये हमेशा एक्ज़ोथर्मिक चेंज होगी, ये हमेशा एक्ज़ोथर्मिक चेंज हो, तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा एक्ज़ोथर्मिक होती है। इस प्रोसेस में बेटा जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ये 390 किलो जाउल पर मोल होती है। और दूसरी तरफ क्लोराइड आयन जब पानी में हाइड्रेट हो रहे होते हैं तो क्लोराइड आयन के हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 384 किलो जाउल पर मोल होती है। तो याद रहे बेटा, जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं ये बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी एक्ज़ोथर्मिक चेंज होती है। ठीक होगी बात। अब इस एनर्जी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 मोल ऑफ आयंस आर डिज़ोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रिपेयर इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन होनी चाहिए। इन्फिनिट डाइल्यूशन बेटा ये चीज़ होती है कि अगर इसे थोड़ा सा आप समझें, आप चूना है मिसाल के तौर पर, उसे पानी में हल करते हैं, तो जब पानी में हल करेंगे तो बेटा चूना पानी में हल होता है, एक्ज़ोथर्मिक चेंज होती है, पानी गर्म हो जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि हम उसमें मज़ीद चूना मिलाएंगे, पानी गर्म होगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन बेटा अगर हम चूना नहीं उसमें पानी भी ऐड करेंगे तो फिर भी हीट चेंज वाक़या होगी। उसकी वजह यह है कि जब हम सॉल्वेंट को भी मिलाते हैं तो पार्टिकल दोबारा से रीअरेंज होते हैं और नए सिरे से इंटरेक्शन डेवलप होती है, दोबारा से हीट चेंज वाक़या होगी। अब आपने सोल्यूट ऐड नहीं किया, आपने सॉल्वेंट ऐड किया है। सॉल्वेंट ऐड करने से, पानी ऐड करने से वो डाइल्यूट हो गया है, लेकिन हीट चेंज ऑब्ज़र्व होगी। आप मज़ीद पानी ऐड करें, थोड़ी देर के बाद फिर हीट चेंज होगी, मज़ीद पानी ऐड करें, मज़ीद पानी ऐड करें, हत्ता कि एक लेवल आएगा कि पानी मज़ीद ऐड करने से हीट चेंज ऑब्ज़र्वेबल नहीं होगी। इस डाइल्यूशन लेवल को हम बोलते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 1 मोल सोल्यूट को इतनी एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया जाए कि वो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे हो, तो जो हीट चेंज होगी वो हीट चेंज बेटा हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। और ये आम तौर पर सोल्यूट के 1 मोल और सॉल्वेंट का तकरीबन 1000 मोल होता है। ठीक होगी बात। सॉल्वेंट का तकरीबन 1000 मोल होता है। अच्छा बेटा, 1000 मोल से क्या मुराद है? 1000 मोल से मुराद ये है कि पानी के 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में पानी के 55.5 मोल होते हैं। ठीक है, तो 1000 मोल से मुराद इस हिसाब में बेटा 18 लीटर पानी बनेगा। यानी आप यूँ समझें कि किसी सोल्यूट का 1 मोल होगा और पानी के 18 लीटर होंगे, तो जाके वो इन्फिनिट डाइल्यूशन होती है। लेकिन ये फ़िक्स नहीं है, 1000 मोल 800 से 1000 मोल के दरमियान ये फ्लक्चुएट करता है। यानी पानी तकरीबन 16 से आप समझ लें 18 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार होता है। अब ये तो एक डिटेल में बात होगी। अब अगर हम इसे प्रॉपर डिफ़ाइन करें तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी से क्या मुराद है? हाइड्रेशन एनर्जी से मुराद वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल पानी की एक्सेस में डिज़ोल्व किया जाता है कि इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार किया जा सके, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल of ions are dissolved in excess of water to prepare infinite dilute सोल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करने के लिए बेटा जो एनर्जी रिलीज़ होगी, यहाँ एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आयन से है।
हाइड्रोजन आयन का अगर 1 मोल पानी में डिज़ोल्व हो और हाइड्रोनियम आयन बने तो बेटा जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये 1705 किलो जाउल पर मोल है। 1705 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, ये हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। हाइड्रेशन एनर्जी का दारोमदार बेटा चार्ज डेंसिटी पर होता है। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ आयनिक स्पीशी या ऑफ आइन। चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद होता है? चार्ज डेंसिटी से मुराद होता है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़, जिसको हम बोलते हैं चार्ज टू साइज़ रेशो। चार्ज टू साइज़ रेशो। सो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज़ रेशो ऑफ आयोनिक स्पीशी। अब इसका ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा हमारे पास 2 तरीकाकार हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन अलोंग द पीरियड एंड व्हाट हैपन्स डाउन द ग्रुप। ग्रुप में क्या सूरत हाल होगी और अलोंग द पीरियड क्या सूरत हाल होगी। ग्रुप में बेटा अगर आप डाउन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप की बात हम करते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, इन 3 की बात कर लेते हैं। अब बेटा इन तीनों पे चार्ज तो सेम है, लेकिन डाउन द ग्रुप आते हुए साइज़ बढ़ेगा। चार्ज सेम है, साइज़ बढ़ेगा। साइज़ और हाइड्रेशन एनर्जी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू साइज़। चार्ज क्योंकि सेम है, मैंने उसको कांस्टेंट 1 कर दिया है, तो साइज़ से इन्वर्सली रिलेटेड, यानी साइज़ बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। यानी लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा होगी, सोडियम की कम होगी और पोटाशियम की उससे भी कम होगी। अच्छा बेटा इनकी वैल्यूज़ देखें तो ये लिथियम की 499 किलो जाउल पर मोल होती है, सोडियम की 390 किलो जाउल पर मोल है और पोटाशियम की 305 किलो जाउल पर मोल है हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यूज़। तो लिथियम की इन सब में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये माइनस साइन का बेटा मतलब होता है एक्सोथर्मिक चेंज है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेस देन ज़ीरो है, इट इज़ जस्ट टू इंडिकेट कि ये एक्सोथर्मिक चेंज है। 499 से मुराद 499 ही है, 390 से मुराद 390 और 305 से मुराद 305 ही है। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी उससे कम है, इसकी उससे कम है। अच्छा अगर हम लेफ़्ट से राइट चलें तो लेफ़्ट से राइट जो होगा, फ़र्ज़ करें सोडियम के बाद हम इस पीरियड में चलते हैं तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एलुमिनियम है। अब बेटा लेफ़्ट से राइट जाते हुए 2 काम हो रहे हैं, एक चार्ज बढ़ रहा है और दूसरा लेफ़्ट से राइट साइज़ कम होगा। अब बेटा सोडियम से मैग्नीशियम का चार्ज 2 गुना बढ़ रहा है, हम एलुमिनियम का सोडियम से 3 गुना बढ़ गया है। चार्ज बढ़ रहा है और साइज़ कम हो रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, साइज़ कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा कि एलुमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी और मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम से भी ज़्यादा होगी। एलुमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी बेटा 4613 किलो जाउल पर मोल होती है। मैग्नीशियम की 1891 1891 किलो जाउल पर मोल होती है और सोडियम अभी मैंने आपको बताया 390 किलो जाउल पर मोल होती है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी और डाउन द ग्रुप आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ठीक होगी बात। ये बेटा कैटाइंस का कंपैरिजन है, एनाइन का अपना कंपैरिजन होगा। ठीक होगी बात। लाजम नहीं है कि यूनी पॉजिटिव यूनी नेगेटिव कैटाइन हो रहना, क्योंकि कैटाइन के साइजेस रिलेटिवली स्मॉलर हो जाते हैं, इनकी चार्ज डेंसिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं एनाइन के मुकाबले में। देखें ना, सोडियम के मुकाबले में सोडियम आयन का साइज़ छोटा होगा, ठीक है, जबकि क्लोरीन के मुकाबले में क्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, तो साइजेस बढ़ जाते हैं। यही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सोडियम पर +1 और इस पर -1 चार्ज है, ठीक है, लेकिन सोडियम की जो वैल्यू है वो क्लोराइड के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा आ रही है। ठीक है, लेकिन आपने इतनी डिटेल में इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि ग्रुप, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो होगी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी
और अलॉन्ग द पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होगी। और इसका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है? चार्ज टू साइज़ रेशियो, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी के लिए। ये बेटा हमारा आज का थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से टॉपिक था। इसको पढ़ें, याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।